ओके स्टूडेंट्स, लाइट जाने से प्रॉब्लम आया था. लेट्स कंटिन्यू नाउ. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट. डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019. क्योंकि दिस ईयर इटसेल्फ this person has started the medical practice. One minute. Abdul Rahman is facing problem now. Just a second, let me admit Abdul Rahman. He is facing problem to join. Okay, चलो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स. तो इसी साल वो प्रैक्टिस स्टार्ट किए उन्होंने, अपनी डिस्पेंसरी या क्लिनिक इसी साल उन्होंने स्टार्ट किए हैं. इसके वजह से लास्ट ईयर कुछ था ही नहीं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. कंटिन्यू करते. He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. तो 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ? साल. तो इस साल का एंड क्या है? 31st March 2020. And the adjustment, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March. Okay, तो उन्होंने भी कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो as well as बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी देखो यहाँ क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दिया है उन्होंने? कैश अकाउंट. देखो डॉक्टर अभिनव भारत, तो ये वी हैव टू यूज दिस नेम. तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा ऊपर? इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत. फिलहाल उन्होंने करंट ईयर का, होल ईयर का, दे हैव गिवन अस कैश अकाउंट, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस कैश अकाउंट, लेट्स सी द एडजस्टमेंट. पहला एडजस्टमेंट है रिसिप्ट इन एरियर. रिसिप्ट इन एरियर्स आर मतलब मिलना बाकी है. एरियर्स मतलब बाकी. एरियर्स मींस आउटस्टैंडिंग. एरियर्स मींस डिफॉल्ट हुआ है, अभी तक मिला नहीं है जो मिलना था. तो रिसिप्ट इन एरियर्स आर विजिट फीस ₹2000 एंड डिस्पेंसरी ₹500. ये डॉक्टर कहीं विजिटिंग पे जाते होंगे, किसी हॉस्पिटल में विजिट करते होंगे या किसी और क्लिनिक में विजिट करते होंगे, तो वहां से विजिटिंग फी कितना मिलना बाकी है? 2000 मिलना बाकी है. और उनके खुद के डिस्पेंसरी होगी, वहां से कितना मिलना बाकी है करंट ईयर का? 500. इवन पेशेंट्स कीप आउटस्टैंडिंग अमाउंट. तो स्टूडेंट कहां से किसको टिक करना पड़ेगा? ये जो विजिटिंग फी है इसमें कुछ मिलना और बाकी है, और ये रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी है, इसमें भी कुछ मिलना बाकी है ऑफ द करंट ईयर. तो प्लीज टिक द विजिट फीस एज वेल एज रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी. टिक बोथ विजिट फी एज वेल एज डिस्पेंसरी. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रेंट कितना देना बाकी है? 500. और सैलरीज कितना देना बाकी है? 1000. तो प्लीज टिक द रेंट एज वेल एज, रेंट को टिक कर दो. और किस पे एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स? रेंट एज वेल एज सैलरीज को टिक कर दो. आई होप सभी स्टूडेंट्स ने विजिट फीस को टिक किया रिसिप्ट साइड में, डिस्पेंसरी को टिक किया रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट साइड में रेंट और सैलरीज को टिक कर दिया. ओके, नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स मींस मेडिसिन्स. अब ये मेडिसिन कितना यूज हुआ है, दैट इज एक्सपेंसेस. कितना एक्चुअल साल में यूज हुआ है इन द डिस्पेंसरी, दैट इज एक्सपेंस. बचा कितना है? 1000. तो साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कितना रहेगा? 1000. तो इसको भी हम यूज करेंगे. देखो यहाँ ड्रग्स है, बाय ड्रग्स 7000, इसको टिक करो. मैं इसको सॉल्व करते समय एक्सप्लेन करूंगा. ड्रग्स को भी टिक कर दो. यहाँ मेडिसिन्स मतलब 7000 हमने पे जरूर किया है. वी हैव पेड फॉर ड्रग्स, फॉर मेडिसिन 7000, लेकिन द एंटायर 7000 मेडिसिन्स वेर नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो जितना यूज हुआ है ओनली दैट पार्ट इज एक्सपेंस. कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% per annum.
depreciate furniture at 8% per annum, and equipment जो भी उनके टूल्स इक्विपमेंट हो गए और डिस्पेंसरी में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वो उस पे 500 करना है डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर को 8% करना है। तो इसी साल खरीदा होगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर, तो ये फर्नीचर को भी टिक कर दो, दिस इज एसेट, इक्विपमेंट को भी टिक कर दो, दिस इज एसेट। तो आपने अभी तक किसको किसको टिक किया? विजिट फीस यहाँ, डिस्पेंसरी, फर्नीचर एसेट है, इक्विपमेंट एसेट्स है, ड्रग जो यूज हुआ है वही एक्सपेंस है, जो बच गया है वो एसेट है, सैलरीज को भी टिक किया है, रेंट को भी टिक किया है। हाँ, एक और एडजस्टमेंट हमने ऐड किया है बिकॉज उन्होंने सोल्यूशन में वो यूज किया है, तो बिना क्वेश्चन में सोल्यूशन में नहीं यूज कर सकते, दैट वाज अ मिस्टेक, तो हम ऐड करते हुए एडजस्टमेंट। तो एक एडजस्टमेंट कन्वेंस पे है, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और एडजस्टमेंट हमने क्या ऐड किया है व्हिच वाज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, लेकिन वो करना है आपको, दैट इज अ मिस्टेक। ओके, तो क्या एडजस्टमेंट हमने ऐड किया था? 40% ऑफ कन्वेंस वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, अपने खुद के लिए काम के, घर के काम के लिए, पर्सनल काम के लिए उसने ट्रैवलिंग किया था, और लिखा है यहाँ, ओके, दैट इज अ ड्राइंग। इसका मतलब वो कन्वेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा, डिस्पेंसरी का एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसका वो ड्राइंग हो जाएगा। ओके, तो कन्वेंस को भी आपने टिक कर दिया होगा। आई होप सब लोग रेडी है। ओके स्टूडेंट, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जल्दी? ओके, ठीक है, गुड। आई वांटेड टू नो आपको समझा कि नहीं, तो अभी सब वेरी गुड, गुड गुड, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी कि मेरा सेकंड कैमरा चल रहा है कि नहीं, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। ओके, इट्स वर्किंग, वेरी गुड, माशाल्लाह, इट्स वर्किंग। तो अभी मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, एंड रोशनी यू रीड द सम। वेयर इज रोशनी, आपका नाम? हाँ, ओके। रोशनी, आर यू रेडी? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है रोशनी, जस्ट अ सेकंड रोशनी। मुनेजा, व्हाई देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट इन दिस सम? मैं मुनेजा को अनम्यूट कर रहा हूं, जरा मुझे इतना आंसर मुनेजा से लेने दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुनेजा, यस मुनेजा, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट इन दिस सम? क्योंकि फिर कैपिटल फंड नहीं फाइंड करना है। क्यों नहीं फाइंड करना है कैपिटल फंड? क्योंकि वो दिया हुआ है। क्यों, क्या दिया है मुनेजा? अच्छा, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? कितने लोग आंसर दे सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट? रोशनी दे सकते, अब्दुल रहमान दे सकते हैं, मिसबा दे सकते हैं, मुनेजा तुम क्यों नहीं दे सकते पता है? मैं लेट जॉइन की सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मुझे वही बताना था आपको। ओके, तो आपको आंसर पता नहीं है इसका, बाकी सबको पता है क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मुनेजा, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि ये दिस इज द फर्स्ट ईयर, ये डिस्पेंसरी इस डॉक्टर ने इसी साल स्टार्ट किया है, पिछला साल ही था नहीं, देयर वाज नो लास्ट ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस डिस्पेंसरी। तो जब पिछला कुछ था ही नहीं तो कैपिटल फंड पिछला है ही नहीं। में उन्होंने बोला था फर्स्ट ईयर है ये इस डिस्पेंसरी का, और जो कैश इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग में किया है वही कैपिटल है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। क्योंकि ऑलरेडी ये पहला ही साल है तो पिछला कुछ है ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे क्या? तो बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है, और जो कैश वो लेके आया है स्टार्टिंग में, दैट इटसेल्फ इज अ कैपिटल। रोशनी चलो कंटिन्यू करते हैं, रेडी? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट किए। बताओ रोशनी, पहला क्या है? रिसिप्ट साइड बताइए, फर्स्ट क्या है? टू इंट्रोड्यूस, टू कैश इंट्रोड्यूस। हाँ, ये इंट्रोड्यूस का मतलब होता है फर्स्ट टाइम लाना, नया लाना है। इंट्रोड्यूस मींस न्यू, फर्स्ट टाइम। क्यों फर्स्ट टाइम? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर, देयर वाज नो लास्ट ईयर, कुछ था ही नहीं पिछले साल, ये डिस्पेंसरी इस साल स्टार्ट हुई,
तो इसको कैपिटल कहते हैं, इसी को कैपिटल कहते हैं। इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट सर हाँ डेट ईयर एंड डेट 31st March 2020। वेरी गुड रोशनी। नाम भी लिखना पड़ेगा यहाँ। अभिनव भारत। अभिनव बिंद्रा नहीं है, ये क्या है? भारत। अभिनव भारत, ओके अभिनव भारत। और डेट क्या है? 31st मार्च 2020। वेरी गुड 31st मार्च 2020, 31st मार्च 2020। चलो अब लिखते हैं कैपिटल फंड कितनी अमाउंट है? 25,000। वेरी गुड 25,000। और 3-4 लाइन छोड़ी दो, देखते बाद में। हाँ 2 बार ड्राइंग है, लाइन ज्यादा लगेंगे स्टूडेंट्स। 2 बार ड्राइंग है, फिर एक बार को भी एडजस्ट करना है, तो मुझे लगता है 5 लाइन छोड़ना बेटर रहेगा। आई होप सबने लिखा यहाँ तक। कैपिटल फंड इनर में, लाइबिलिटी में 25,000 एंड यू हैव लेफ्ट 5 लाइंस बिलो इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 visit fees। विजिट फीस। अब ये डॉक्टर है तो ये कहीं और भी विजिटिंग करते होंगे, किसी दूसरे के हॉस्पिटल में विजिट करते होंगे, वहां की विजिटिंग फी। एंड फॉर दिस डॉक्टर इट इज अ इनकम। तो इनकम में लिखेंगे स्टूडेंट बाय विजिट। विजिटिंग है, विजिट है? विजिट। एक चलो कोई बात नहीं, एक ही बात होता है, लेकिन बाय विजिट फीस कितनी अमाउंट इनर में? 10,000। एंड हाउ मेनी एडजस्टमेंट आर देयर? 1। एक लाइन छोड़ के एरो करते हैं। बाय विजिट फीस 10,000 इनर में, बाय विजिट फीस 10,000 इनर में। चलो आगे बताओ। To receive from dispensary 30,000 inner। ये डिस्पेंसरी, ये उनकी खुद की डिस्पेंसरी है, तो वहां से कलेक्शन हुआ है, जो पेशेंट्स आए थे वो भी इनकम है, वो भी इनकम है। तो बाय डिस्पेंसरी व्हाट इज द अमाउंट? 30,000। थैंक यू 30,000। वेरी गुड रोशनी, कंटिन्यू करो। To sundry receipts। टू सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब होता है छोटे मोटे और कहीं से इनकम आई है, कुछ कलेक्शन कहीं से हुआ है, लेकिन कोई नाम लिखना नहीं पड़ रहा है उनको, क्योंकि कहीं मतलब अलग अलग वजह से छोटी छोटी इनकम आई है, किसने दिया है, कहीं से कुछ मिला है, छोटी छोटी अमाउंट का ये टोटल करके उन्होंने बताया सन्ड्री रिसिप्ट, तो ये भी इनकम है। तो बाय सन्ड्री, सन्ड्री की जगह पे वर्ड आ सकता है, देयर इज अदर नेम फॉर सन्ड्री, मिसलेनियस, ऐसे ही कहीं से मिसलेनियस, सन्ड्री रिसिप्ट्स। व्हाट इज द अमाउंट? 5,000 आउटर में। वेरी गुड 5,000 आउटर में, गुड। नेक्स्ट बोलो। पेमेंट साइड। ओके खत्म हो गया, गुड। पेमेंट साइड, तो पहला क्या है, पेमेंट कहां किया उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर? बाय फर्नीचर। एसेट खरीदा है, फर्नीचर। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में फर्नीचर कितना है? एसेट्स फर्नीचर के अमाउंट 800 इनर। तुम हमेशा गलत करते हो रोशनी। 8,000। 8,000 इनर में, इतना छोटी अमाउंट नहीं होगी ना फर्नीचर की। 800 रुपए में तो एक कुर्सी भी नहीं आएगी, आएगी प्लास्टिक की आएगी। ओके नेक्स्ट बोलो। बाय इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट्स है। कितना अमाउंट है उसका? 10,000। 10,000 इनर में ना? यस सर। इनर में इक्विपमेंट। आई होप सभी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, दे आर राइट कंप्लीटिंग देयर सम्स इन देयर ओन अकाउंट्स रजिस्टर। नेक्स्ट बाय ड्रग्स। क्या? बाय ड्रग्स। ड्रग्स, ओके। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, तो ये ड्रग्स क्या है बिजनेस के लिए? जो ड्रग्स यूज हुए बिजनेस ने, इस डिस्पेंसरी के लिए, इस डॉक्टर के लिए क्या है? ड्रग्स जो यूज हुआ है, व्हाटएवर द ड्रग्स वर यूज्ड इन दिस डिस्पेंसरी, वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। तो हेड एक्सपेंस, तो मैं यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखता हूं टू ड्रग्स। अमाउंट कितनी है? 7,000।
हाँ, और मैं इनर में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट। ड्रग्स के लिए इतना ड्यूरिंग द ईयर स्पेंड किया है। दिस डॉक्टर हैज स्पेंट 7,000 टू बाय ड्रग्स, टू बाय मेडिसिन ऑफ ₹7,000, लेकिन वो खर्चा नहीं होगा। खर्चा क्या होगा, उसमें से कितना यूज हुआ है। ओके, कंटिन्यू करो। By salaries. सैलरीज एक्सपेंडिचर, कोई उधर कंपाउंडर या असिस्टेंट कोई होगा। टू सैलरीज, व्हाट इज द अमाउंट? 12,000. एंड एडजस्टमेंट। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? By rent. बाय रेंट। स्टूडेंट्स रेंट, अब डिस्पेंसरी रेंट पे होगी, जो भी क्लिनिक होगा वो रेंट पे होगा, ठीक है? तो उसका रेंट एक्सपेंडिचर है। टू रेंट, व्हाट इज द अमाउंट? 6,000. 6,000 इनर में लिख के एक लाइन छोड़ के एरो करो। 6,000। ओके, नेक्स्ट। By convenience. कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आने जाने का खर्चा। अब डिस्पेंसरी के लिए आने जाने का खर्चा है तो दैट डॉक्टर कैन ट्रीट दैट एज अ डिस्पेंसरी एक्सपेंस, लेकिन उसमें अगर घर के लिए कोई दूसरे कामों के लिए ट्रैवलिंग किया है घर के, तो वो इसमें नहीं लिख सकता है। तो ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट है, लेकिन कन्वेंस में आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दैट मींस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में लिखूंगा टू कन्वेंस, एंड व्हाट इज द अमाउंट? 4,000. 4,000। स्टूडेंट्स, और इस पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के एरो, एक लाइन छोड़ के एरो। कंटिन्यू करो। By stationery. स्टेशनरी, पेपर्स, सब ये सब, पेन, पेपर्स, एक्सपेंडिचर टू स्टेशनरी। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है ना? No, sir. अमाउंट कितना है? 500. स्टेशनरी एक्सपेंस होना चाहिए, एसेट होना चाहिए रोशनी? Expense. क्योंकि पेन, मार्कर, ये सब स्टेशनरी में आता है। ये मैं एसेट नहीं बोल सकता हूँ, ये सालों साल थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, ये तो एक महीने भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हम, एक महीने में खत्म हो जाता है। क्लियर? ये एक्सपेंडिचर है। कंटिन्यू, नेक्स्ट। By electric charges. इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज एक्सपेंडिचर। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट कितना है? 5,000. 5,000। ओके, नेक्स्ट हो गया। By journal. बाय Journal. जनरल एक्सपेंसेस ऐसा है? नहीं, सिर्फ जर्नल है। जर्नल है, जर्नल, JOURNAL। जर्नल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, इनके मैगजीन्स होते हैं, इनके मैगजीन्स आते हैं हर महीने। तो इस डॉक्टर ने उस जर्नल के लिए क्या किया होगा? सब्सक्राइब किया होगा। हर महीने जर्नल खरीदने के लिए, मेडिकल जर्नल खरीदने के लिए, उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वहां उसने, उस डॉक्टर ने स्पेंड किया होगा। क्लियर? तो ये तो मैगजीन, पेपर, इस तरह के खर्चे, न्यूज़पेपर, ये उस कैटेगरी में आता, तो है तो एक्सपेंडिचर, तो इसलिए यहां लिखेंगे टू जर्नल्स। व्हाट इज द अमाउंट? 500. 500। ओके। डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये लोग सब्सक्राइब करते उनके मैगजीन्स को मंथली, तो उसका एक्सपेंस है वो। कंटिन्यू। By drawings. ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स मतलब इस डिस्पेंसरी के पैसे उसने पर्सनल इस्तेमाल किया है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगा, लेस ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट? 15,000. 15,000। कितना रह जाएगा? 10,000. 10,000। ओके, आई होप ऑल आर फॉलोइंग अस, और सब लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। गुड, कंटिन्यू करो। By balance carried down. दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये साल के आखिर में कैश बच गया है, साल के आखिर में कैश बच गया है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश इन हैंड, व्हाट इज द अमाउंट? 2,000. 2,000 आउटर में,
2000 आउटर में। दैट्स ऑल। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट तो खत्म हो गया। आई होप सबने रिसिप्ट एंड पेमेंट को एम्प्टी किया है। आई होप ऑल आर फाइंडिंग दिस सम इजी, दिस टॉपिक इजी। बस हर दिन ऐसे ही लगना चाहिए साल के आखिर तक, ये बस इजी है, इजी है। क्लियर? रोज अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो चीजें इजी ही लगेंगी, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो कंप्लीट करो, एडजस्टमेंट फटाफट रीड करो, कल कोई और रीड करना, हर दिन ट्राई करो, अलग अलग स्टूडेंट रीड करना चाहिए। रोशनी कंटिन्यू करो। Receipts in arrear are visit fees rupees 2000 and dispensary 500. रिसिप्ट इन एरियर, जो मिलना बाकी है, जो मिलना अभी तक मिला नहीं, दैट इज रिसिप्ट इन एरियर्स। तो जो वक्त आ गया था फिर भी मिला नहीं, दैट इज रिसिप्ट इन एरियर्स। तो फिलहाल विजिटिंग फी कितना बाकी है? 2000. एंड एरियर्स भी लिख सकते हैं या आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। 2000 तो आउटर में होगा 12000। ये मिलना बाकी है। अब ये मिलना बाकी है इनकम, तो एसेट्स में क्या है? ये विजिटिंग फी, विजिट फीस एरियर्स, ऐसे ही लिखो। एन अमाउंट है वो 2000। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट भी हो गया, सबने कर दिया सेकेंड इफेक्ट। विजिटिंग फीस, जहां कहीं भी ये डॉक्टर जाते थे विजिट पे, वहां से मिलना बाकी है, कुछ ड्यू अमाउंट है। ओके, तो वो इधर ऐड कर दिए ताकि करंट ईयर का मालूम पड़े सही फिगर, एज वेल एज दैट इज एसेट फॉर दैट डॉक्टर, इसका एसेट भी लिखिए। कंटिन्यू। अच्छा, और एक बाकी था, डिस्पेंसरी का एरियर्स कितना है? 500. 500। तो उनके खुद के डिस्पेंसरी का 500 आना बाकी है। दैट मींस ये 30,000 था। मैं चैट बॉक्स में भी देखता हूं, कुछ गलती होगी तो आप बता सकते हैं, कुछ अगर हमने मिस्टेक किया है तो। ओके, कुछ मैसेज नहीं, मतलब सही है सब कुछ। ये भी लिखेगा डिस्पेंसरी एरियर्स 500। ओके, कंटिन्यू। Outstanding expenses. खर्चे करना, खर्चे पे करना बाकी है, which belongs to current year, but still we haven't paid those expenses. कौन से ऐसे? Rent 500 and salaries 1000. रेंट 500 देना बाकी है, पहले मैं इतना कर देता हूं। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 500, टोटल आउटर में 6500। ये 500 हमारे लिए लायबिलिटी है, एक्सपेंस देना बाकी है। एक्सपेंस देना बाकी है मींस दिस इज लायबिलिटी फॉर अस। तो यहां मैं लायबिलिटी में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट कितना लिखूं यहां मैं? 500. 500। हर रोज अलग अलग स्टूडेंट रीड करने की कोशिश करो, आपके वहां का ऑडियो को एडजस्ट करो, पीछे की आवाज को, क्योंकि रीड करना बहुत जरूरी है, इंटरेक्ट करना आप लोग को बहुत जरूरी है। ओके, और क्या बाकी था? Salaries सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग, एंड उसकी अमाउंट कितनी है रोशनी? 1000. तो आउटर में कितना आएगा इसका? 13,000. आउटर में कितना? 13,000. 13,000। और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट कितना? 1000. वेरी गुड रोशनी। ओके, कंटिन्यू करो, खत्म हुआ आई गेस, एक दो बचे, फटाफट प्रिंट करो। नेक्स्ट क्या है? Stock of drugs was rupees 1000. एट द एंड ऑफ दिस ईयर ड्रग्स का बैलेंस कितना है बता रहे, मेडिसिन कितना बच गया, दैट इज स्टॉक कितना रह गया 1000, मतलब पूरा मेडिसिन यूज नहीं हुआ, पूरा ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एक्सपेंडिचर में देखो यहाँ ड्रग्स लिखोगे आपने 7000 यू हैव स्पेंड फॉर दैट, लेकिन उसमें से 1000 बच गया, तो लेस करूंगा उसको मैं, लेस स्टॉक ऑफ ड्रग्स, जो बच गया वो एक्सपेंस नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई विल रिड्यूस दैट अमाउंट। जो बच गया दैट इज नॉट एक्सपेंस, वो एसेट होता है। तो एक्सपेंस कितना हो गया फिर? 6000 हो गया, बाकी 1000 वो एसेट हो गया। स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। ओके, ठीक है,
समझ में आ गया सबको स्टूडेंट्स? आई होप सब सही कर रहे हैं। कंटिन्यू करो, चलो 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। कंटिन्यू करो रोशनी। Depreciate furniture at the rate 5% per annum and equipments पहले इतना करते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 5% बोला ना आपने? 8%. 8%। ओके, तो फर्नीचर का पहले डेप्रिसिएशन करते हैं एसेट में, लेस 8% डेप्रिसिएशन। 8 कल भी ऐसे ही था कुछ, 8% डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द अमाउंट? 640। कल भी ऐसे ही था शायद, 640। तो आउटर में कितना आएगा? आउटर में कितना आएगा? चैट बॉक्स। यस 640। हाँ, अब्दुल रहमान वेरी गुड, मुनेजा वेरी गुड 7360, मुनेजा वेरी गुड 7360। ओके, और किस पे है? इक्विपमेंट पे है ना? Yes, sir. लेकिन उसमें परसेंटेज नहीं दिया उन्होंने, उसमें Amount अमाउंट है 500. हाँ, मुझे याद है कि वो अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स, तो वो 500 हम माइनस करेंगे, तो आउटर में आएगा 9500। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, ये दोनों डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में, फर्नीचर बिलो दैट राइट फर्नीचर, and below that write equipment. Write the amount of depreciation of these assets, 640 and 500, that is 1140. Please do cross check. 1140, 1140 correct? Yes, sir. Okay मिनास, राइट है मिनास, राइट है मुनेजा, गुड। वन मैं चैट बॉक्स में भी बीच में चेक कर रहा हूँ, 1140 मिनास, गुड मुनेजा गुड। ओके चलो आगे बढ़ते, हो गया। ओके गुड, और रोशनी गुड। चलो रोशनी आगे बताइए। 40% conveyance was used for personal purpose. This is the extra adjustment we have to put in the question. वो क्वेश्चन में गलती हो गई थी, उन्होंने लिखा नहीं था ये, क्योंकि सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया, लिखा क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपने करेक्शन किया होगा। तो ये जो कन्वेंस है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इसमें से 40% वो अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रैवलिंग कर रहा था, एंड दैट डॉक्टर हैज यूज्ड दिस मनी, dispensary money, to travel for his personal purpose. तो वो ड्राइंग हुआ, लेस 40% पर्सनल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ड्राइंग, पर्सनल का मतलब ही सीधा ड्राइंग हो जाता है, तो 40% कितना आएगा? 800. नहीं, 800. 800, यस यस, नहीं 1600 आता है। 800 कैसा आया? यस मुनेजा 1600, मिनास 1600, यस 1600, 40% है, 10% 400 आता हो। रोशनी समझे ना? Yes, sir. ओके, आउटर में आउटर में कंफर्म करो। यस अब्दुल रहमान बराबर है, मुनेजा राइट है, मिनाज राइट है, गुड। 2400। सेकेंड इफेक्ट इसका, ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है, सेकेंड इफेक्ट यही जाएगा, कैपिटल के नीचे लेस कन्वेंस, ऐसा लिखो कन्वेंस ड्राइंग, ऐसा लिख सकते हम, समझाना है हमें। तो कन्वेंस ड्राइंग बन के जा रहा है, वहां कन्वेंस ड्राइंग बन के जा रहा है। व्हाट इज दैट अमाउंट? 1600। तो कितना कम करें, कितना रह जाएगा? 10,000 में से और कैपिटल कम हो गया 1600, मतलब 8,400। कंफर्म कंफर्म करो, 8,400 बराबर है क्या? ओके अब्दुल रहमान गुड, मुनेजा मिनास। चलो बाकी स्टूडेंट भी, सोहेल अरमान कहाँ हो? अनस, अरमान बोल रहे ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, Yes, sir. स्क्रीन ब्लर दिख रही बहुत। हाँ सर।
ओके, मैं कल थोड़ा ठीक से सेट करूंगा। मैं कल ठीक से, सोहेल, अरमान, मैं कल ठीक से थोड़ा उसको और सेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप फिर भी देख पा रहे हैं। रोशनी देख पा रहे कि नहीं ठीक से फिर भी? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते फिर। हो गया। अब और कुछ बाकी नहीं ना? नो सर। चलो फिर क्लोज करते हैं। इनकम देखो भी, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है? पहले ये चेक करो, इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है तो इनकम की टोटल दोनों साइड लिख के माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस की टोटल दोनों साइड लिख के माइनस करना पड़ेगा। बताइए स्टूडेंट्स इन चैट बॉक्स, क्या ज्यादा है? कल थोड़ा कैमरा और अच्छा एडजस्ट करेंगे। सोहेल अंसारी बता रहे हैं 47,500 इनकम बोल रहे इनकम की अमाउंट है। हैं। कितना रोशनी? इनकम की अमाउंट है 47,500। ओके, सोहेल भी वही बता रहे हैं, मिनाज भी वही बता रहे हैं। अब्दुल रहमान बता रहे इनकम ज्यादा है, मुनेजा बोल रहे एक्सपेंस ज्यादा है। मुनेजा बोल रहे एक्सपेंस ज्यादा है। क्रेडिट की टोटल, इनकम की टोटल तो 47,500 है। अच्छा, अब्दुल रहमान बता रहे इनकम इज मोर। मुनेजा बोल रहे एक्सपेंस इज मोर। मिनाज बोल रहे नो सर, इनकम ज्यादा है। ओके, इस बार मुनेजा लेट आने से सब गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकम ज्यादा है, सब स्टूडेंट इनकम ज्यादा बोल रहे हैं। सोहेल एक्सपेंस की टोटल, हाँ। मुनेजा आप बोल रहे हाँ सर इनकम ज्यादा है। मुनेजा लेट आने से ऐसे ही होगा। 47,500 इनकम ज्यादा है। 47,500 मुनेजा की गलती होती नहीं, अक्सर रेयरली मिस्टेक करते हैं वो। 47,500 तो डेबिट में 2 सरप्लस, डेबिट में 2 सरप्लस। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके। ओके, अब्दुल रहमान बोल रहे 12,460 आ रहा है। जरा एक बार कोई बैक करो उनके आंसर को। ओके, मिनाज ने यस बैक। सर, 12,460। ओके, 3 स्टूडेंट, रोशनी ने भी बैक किया, मिनाज ने भी बैक किया है। 12,460, 12,460 हमारा सरप्लस है। 12,460 हमारा सरप्लस है। 12,460 सरप्लस स्टूडेंट। ये सरप्लस स्टूडेंट, ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा। अगर डेफिशिट होता, इन केस अगर डेफिशिट होता तो इसमें से माइनस होता। कैपिटल फंड में माइनस करते, सरप्लस है इसलिए ऐड कर रहे। ऐड सरप्लस, वो अमाउंट है 12,460। 12,460 ऐड करो, कितना होता है आउटर में? 20,860 कंफर्म करो। ओके, अब्दुल रहमान बोल रहे करेक्ट है 20,860। अगर ये करेक्ट है तो टैली करो। अगर ये करेक्ट है तो राइट है सर। ओके, फिर वेरी गुड। सर क्या लिखे, सोहेल क्या लिखे? सर फुर है 13,600, सर फुर है, ये मींस व्हाट? सरफर है। सोहेल क्या क्या लिख रहे हो? 13,600 सर सरफर है, मतलब क्या? सरप्लस है बोलना चाहते हो कि तुम? सोहेल का सरप्लस कुछ और आ रहा है शायद। देखो टैली नहीं होगा फिर तो, अगर सरप्लस गलत हुआ तो हमारा। टैली हो रहा है?
अब्दुल रहमान बोल रहे हैं सर डन। कितने से टैली हो रहा है अब्दुल रहमान? 22,360 अब्दुल रहमान बोल रहे हैं टैली हो रहा है 22,360 से। अब्दुल रहमान बोल रहे हैं टैली हो रहा है 22,360 से। मैं लिख देता हूं 22,360 से। लेकिन सोहेल तो सरप्लस में बोल रहे कुछ और ही आ रहा है। तो देखो अगर टैली हो रहा है सोहेल, अगर टैली हो रहा है सोहेल तो तुम्हारा सरप्लस गलत है। सोहेल ओके, क्या बोलना चाहते सर टैली हो रहा है। हो रहा है टैली? यस सर। तो फिर सोहेल तुम्हारा गलत हुआ, फिर सरप्लस गलत हुआ तुम्हारा। मिनाज का भी वही टैली अमाउंट है, सोहेल का भी है, मुनिजा का भी है, सोहेल भी, अच्छा सोहेल का भी हो गया भी वही, ठीक है, मुनिजा का भी हो गया, रोशनी का भी हो गया। वेरी गुड, सबने अच्छी तरह से किया, बहुत फास्ट किया। और रोशनी को ऑन बिहाफ ऑफ सबके मैं क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। उससे अच्छा एक वर्ड में बोलता हूँ, रोशनी अल्लाह तुमसे राजी हो। थैंक यू सर। ओके, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है मुझे, ये वर्ड कहीं सुना हुआ लग रहा है मुझे। ओके वेरी गुड, चलो मिनाज ने आमीन बोल दिया इस पे, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सबने अच्छी तरह से फास्ट किया और बहुत अच्छी तरह से आप सब लोग ऑनलाइन को मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास को आप सब मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हर स्टूडेंट रीड करना चाहिए, कोशिश करो हर स्टूडेंट रीड करने का, अपने सराउंडिंग की आवाज को कंट्रोल करके रीड किया करो, तो अच्छा रहेगा, क्लास और अच्छी लगेगी। ओके फिलहाल चलो स्टूडेंट जस्ट अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद द, अभी सेकेंड ओसी का स्टार्ट करने से पहले एक बार न्यूज देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की न्यूज एंड देन वी विल कंप्लीट टुडे ओसीस दैट सेकंड लास्ट आंसर, आज खत्म करते हैं। यस्टरडे हमने 7 पॉइंट्स, 7 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया था ऑफ दैट थ्योरी ऑफ हेनरी फेयोल, तो वो बाकी के 7 का भी आज कंप्लीट कर देते, 7 प्रिंसिपल। लेकिन उसके पहले न्यूज देखते। ओके मैं न्यूज बताना चाहता हूं, वो बिस्किट जो हम हर किसी ने खाया होगा कभी ना कभी, पार्ले जी, पार्ले जी की न्यूज बताना चाहता हूं। आज वो न्यूज मैंने आज देखा, वो न्यूज, तो लेट्स डिस्कस दिस न्यूज। पार्ले जी कंपनी जो है, कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स। पार्ले जी इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, पार्ले जी इज वन ऑफ देयर ओल्डेस्ट प्रोडक्ट। कंपनी का नाम पार्ले प्रोडक्ट्स है। ये 82 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है, 82 इयर्स, और ये बिस्किट हम सब ने खाया है, क्लियर हो गया आपको। लेकिन हमने खाया जरूर है, लेकिन हमने इतना सेल उनका बढ़ाया नहीं था। उनके हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उनका सेल बहुत ज्यादा हुआ, जो पिछले 82 इयर्स में नहीं हुआ। रीजन पता है आपको? कोविड। कोविड कैसे रीजन है? कोविड रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ने ये चीज, क्योंकि बहुत चीप भी है, क्वालिटी भी है, अच्छी भी है, सस्ता भी है, तो जो माइग्रेट वर्कर जो यहां से वहां जा रहे थे, उन्होंने बहुत कंज्यूम किया और बाकी लोगों ने भी कंज्यूम किया। इसके वजह से उनके इस पार्ले कंपनी के, पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी के हिस्ट्री में पिछले 3 महीने में जितना सेल हुआ, ये कभी नहीं हुआ। ऐसी भी न्यूज हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखो, किसी किसी का इसमें भी फायदा होता है, इस पैंडेमिक में भी किसी न किसी का किसी न किसी चीज में फायदा होता है। क्योंकि पार्ले जी जो बिस्किट्स है, ये जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, इन्होंने इसको ज्यादा कंज्यूम किया और बाकी जगह भी कंज्यूम ज्यादा हुआ, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, जब से इतनी 82 इयर्स पुरानी कंपनी बनी हुई है पार्ले प्रोडक्ट्स, इतना कभी सेल नहीं हुआ था जितना पहले लास्ट 3 महीने में सेल हुआ, ठीक है। ऐसा भी होता है। चलो इसके बारे में और हम देखते हैं कि क्या है पार्ले कंपनी। देखो इधर हेडिंग क्या लिखा है, पार्ले
₹5 a पैक कुकी। ये जो ₹5 का पैकेट था, ₹5 का बिस्किट का पैकेट जो था कुकी, handy for many, it becomes a handy for many migrants who walk back home। जो माइग्रेंट अपने अपने घर जा रहे थे, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, और हर जगह पूरे इंडिया में माइग्रेंट जा रहे थे, यहां वहां ट्रैवल कर रहे थे इन मिलियंस। तो इसके वजह से इसका सेल ज्यादा हुआ, और ये कभी इतना नहीं हुआ था हिस्ट्री में। तो ये एक बात मुझे बताना था, और इससे रिलेटेड और एक बात बतानी है मुझे, थोड़ा इसके बारे में कुछ कहावत है विच आई वांट टू शेयर विथ यू। देखो, पार्ले प्रोडक्ट्स, यहां देखो, पार्ले प्रोडक्ट्स मेक्स देयर बिस्किट्स इन 130 फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। ये एक कंपनी की एक जो बिस्किट प्रोडक्ट है, ये 130 इंडिया में इसके फैक्ट्रीज है, अलग अलग जगह। 120 ऑफ देम आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे वो मैन्युफैक्चर करके लेते हैं। और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बात बताना है, जस्ट अ सेकेंड। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके बारे में, वो है, देखता हूं एक मिनट। हाँ, इन नॉर्मल टाइम्स पार्ले प्रोडक्ट्स मेक्स क्लोज टू 400 मिलियन पार्ले जी बिस्किट्स एवरी डे। मतलब हर दिन सिंगल बिस्किट, ना पैक की बात नहीं कर रहे, सिंगल बिस्किट, तो 400 मिलियन पार्ले जी बिस्किट रोज बनते हैं एवरी डे। और एक फन भी कहा, मतलब हंसी मजाक में एक बात भी कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून कैन बी कवर्ड इफ अ मंथ्स प्रोडक्शन ऑफ पार्ले जी बिस्किट इज स्टैक्ड साइड बाय साइड। मतलब अगर हर बिस्किट को आजू बाजू लगाते हैं, तो महीने में जितने पार्ले बिस्किट बनते हैं, वो डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम अर्थ टू मून। और साल भर में, इफ यू लाइन अप ऑल द पार्ले जी बिस्किट कंज्यूम एनुअली, जितने लोग कंज्यूम करते हैं साल में पार्ले जी, अगर वो हमने लाइन से लगा दिए एंड टू एंड, इट कैन गो अराउंड द अर्थ 192 टाइम्स। इसके सर्कल बन जाएंगे अर्थ के ऊपर, सर्कल कवर करेंगे। तो इतना ज्यादा कंज्यूम ऑलरेडी होता था, नॉर्मली ये ऐसा होता था, लेकिन इस बार पिछले 3 महीने में सारे उनके रिकॉर्ड्स टूट गए। जितना अभी तक वो सेल होता था, इतना कभी नहीं हुआ। तो ये एक न्यूज मुझे आपको बताना था। सेकंड जो न्यूज बताना था अबाउट, अगेन जियो। सब कुछ प्रॉब्लम में है सिवाय जियो के। जियो जी रहा है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जियो जी रहा है। नाउ टीपीजी, एक इन्वेस्टर कंपनी है यूएस की, लुक्स टू जॉइन जियो जैगरनेट विद $1 बिलियन बेट। अब जियो में और कौन इन्वेस्ट करना चाहता है? टीपीजी एक इन्वेस्टर कंपनी है ऑफ यूएस से। जियो प्लेटफॉर्म हैज ऑलरेडी रेस्ड। जियो प्लेटफॉर्म जो रिलायंस की सब्सिडरी है, उसने अभी तक कितना पैसे रेस किए? अभी देखो, याद है आप लोगों को लास्ट ईयर शायद लास्ट ईयर जियो जब स्टार्ट हुआ था, उसने सबको फ्री में दिया था, ठीक है ना, फ्री में दिया था। 3 महीने 4 महीने यूज करो फ्री में, सबने यूज किया था जियो। अच्छा, सोहेल रेस कर रहे हैं, मैं देखता हूं। मिनास भी रेस कर रहे हैं, मैं देखता हूं, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। कुछ पूछ तो नहीं रहे? Sohail, you want to ask something? Minas, you want to ask something? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? ओके ओके, नहीं, आपने हाथ रेस किया था इसलिए मैंने चेक किया। ओके, चलो कंटिन्यू करते फिर। तो जो पिछले साल फ्री में उन्होंने 3-3 महीने दिया था, तो उनके पास कस्टमर बेस बन गया। आज करोड़ों लोग इंडिया में आर यूजिंग जियो, और उनका इनकम अभी अच्छा हो गया। फ्री में जरूर दिया, लेकिन आज उसी जियो कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जियो ने, बिकॉज उनके पास इतना कस्टमर है, इतना रिवेन्यू जनरेट होता है, पहले फ्री दिए, सबको आदत डाल दिए, अब सबके पास है जियो। हर घर में कम से कम 2 कनेक्शन तो जियो के होते हैं। तो अब उस डेटाबेस, इतना उनका जो बिजनेस बन चुका है अभी, अब वो अपना हिस्सा जियो कंपनी का दे आर सेलिंग एंड दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। तो ऐसा रेस करते करते कितना रेस कर दिए? 97,885 करोड़
जो जियो हम यूज करते हैं उस कंपनी ने अपना सिर्फ 21% हिस्सा बेच के पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले 6 मंथ्स के अंदर उस जियो कंपनी ने, जो हम 400 रुपए का 399 का ये जो पैकेज हम ये करते हैं डेटा हर महीने, वो इतना उसका वैल्यू हो गया है कि पिछले 6 महीने में जियो कंपनी के सिर्फ 20% हिस्सा बेचे हैं, पूरा नहीं सेल किया है, ओनली 20% ही शेयर, हिस्सा, इक्विटी डाइल्यूट किया है, सेल किया है। और उससे जमा कितना हुआ पैसे पता है आपको जियो कंपनी को? 97,885 करोड़ ये पैसे कलेक्ट हुए, लेकिन पूरा हिस्सा अभी तक बेचा नहीं और ना बेचने वाले। ठीक है, दैट्स ऑल। मुझे यही 2 न्यूज बताना था। नाउ लेट्स गेट इनटू योर ओसी एंड कंप्लीट द फर्स्ट थ्योरी ऑफ हेनरी फेयर ऑफ मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं एक 20 टू हाफ एन आवर में, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर में ये बाकी के 7 पॉइंट्स खत्म करते हैं, लेकिन किसी तरह नहीं खत्म करना है, कल से और अच्छी तरह से उसी पे ध्यान दो। आई विल स्टार्ट विद वेयर आई लेफ्ट। 7 पॉइंट मैंने कल खत्म किया था, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज 3 लाइन्स वी मिस्ड यस्टरडे, 3 लाइन हमारी रह गए थे इसके, तो मैं पूरा रिपीट करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो इसमें क्या बता रहे हैं हेनरी फेयर अपने थ्योरी में, उसके वन ऑफ द प्रिंसिपल में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, के सेंट्रलाइज जहां हो सके कर लेना चाहिए। प्रेफरेंस दिया है सेंट्रलाइज करना चाहिए, एक ही जगह से ऑर्डर्स आने चाहिए और एक ही जगह सब लोग कांटेक्ट करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, रिजल्ट बताना चाहिए। तो सेंट्रल जगह पावर होना चाहिए, ऑथोरिटी होना चाहिए कहीं एक जगह। फिर उसी थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए क्योंकि एक इतना बड़ा अगर रहा ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही जगह पावर कॉन्सेंट्रेट रहा तो ठीक से मैनेज नहीं होगा, उस समय डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और फाइनली उन्होंने क्या बोला कि राइट कॉम्बिनेशन रखो, कुछ एरिया में सेंट्रलाइज करो, कुछ एरिया में डिसेंट्रलाइज करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो कहां सेंट्रलाइज करना ठीक है, कहां डिसेंट्रलाइज करना ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर ये किस हिस्से में सेंट्रलाइज करना ठीक रहेगा और किस हिस्से में डिसेंट्रलाइज करना ठीक रहेगा, या सिर्फ सेंट्रलाइज करना ठीक रहेगा, या सिर्फ डिसेंट्रलाइज करना ठीक रहेगा, या कॉम्बिनेशन। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में। आई विल जस्ट रीड दिस। Centralization refers to the concentration of powers and authorities. Power and authority एक जगह करना, that is centralize करना। In some organization, this power is vested in one hand or few hand. किसी जगह एक के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में रहता है। This situation occurs in the small organization. एक या कुछ लोगों के हाथ में कब रहेगा? When the organization is small. But if the size of organization is large, लेकिन अगर organization की size बड़ी है, then there is a centralization of पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑथोरिटी। ये लास्ट के 3 लाइन कल हमारे रह गए थे स्टूडेंट, तो मैं इतना रीड करता हूं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बताना चाहते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड, मतलब दोनों भी कर सकते, कुछ जगह सेंट्रलाइज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहां सेंट्रलाइज बेटर रहेगा, जहां डिसेंट्रलाइज बेटर रहेगा वहां डिसेंट्रलाइज करो, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एरियाज के कहां सेंट्रलाइज करना चाहिए और कहां डिसेंट्रलाइज करना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू, और ये कैसे करोगे, कहां सेंट्रलाइज कहां डिसेंट्रलाइज, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस की साइज एंड किस तरह का काम होता है, नेचर ऑफ द एक्टिविटी। इन दोनों बातों को कंसीडर करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहां सेंट्रलाइज ठीक रहेगा, कहां डिसेंट्रलाइज करना ठीक रहेगा। तो दिस वाज द 7th प्रिंसिपल। अब 8th प्रिंसिपल के पास 8th प्रिंसिपल हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट अर्निंग्स, सैलरीज, जो लोग काम कर रहे हैं उनके अर्निंग्स। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या होगा, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, हर एक को एक तरह से भी नहीं दे सकते, जो अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट। तो ये इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉइज इज द प्रिंसिपल। एप्रोप्रिएट का मतलब सबको एक जैसा नहीं होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जैसा है उसको वैसा,
अप्रोप्रिएट, जहां ज्यादा देना चाहिए वहां ज्यादा देना चाहिए, जिसको ज्यादा देना चाहिए उसको ज्यादा देना चाहिए, जिसको कम देना चाहिए उसको कम देना चाहिए। सबको एक जैसा देना इज नॉट फेयर। ये फेयर नहीं होता कि सबको एक जैसा दो, क्योंकि सब एक जैसा परफॉर्म नहीं करते, तो वो अनफेयर होगा अगर एक जैसा सबको दोगे। इसलिए वर्ड का इस्तेमाल किया है, अप्रोप्रिएट देना जरूरी है। अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉइज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड, ताकि वो सेटिस्फाइड हो फाइनेंशियली। अगर वो खुश नहीं है, अगर उसकी नीड पूरे नहीं हो रहे, अंडरस्टूड, और ना ही वो उसके काम के हिसाब से उसको लग रहा है, इफ दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं लेकिन मुझे उतना मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर वो काम खराब होगा वहां बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक से होगा नहीं। एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पैन, और उनको रखना चाहिए लंबे समय के लिए, अच्छी सैलरी भी देना चाहिए, अप्रोप्रिएट सैलरी देना चाहिए, और उनको लंबे समय के लिए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए। द फेयर रेम्युनरेशन, मतलब फेयर रेम्युनरेशन, सही रेम्युनरेशन, सही सैलरी अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल। यहां तक लिखोगे तो काफी है, यहां तक ये पॉइंट लिखोगे तो काफी है। तो अगर फेयर रेम्युनरेशन मिला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी मतलब वेस्टेजेस नहीं होंगे, सही वक्त में सही काम होगा, सही क्वांटिटी का काम होगा। इन टोटल ओवरऑल अगर आपने सब जगह आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अच्छा इस्तेमाल किया है, इफ यू हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन वेरी प्रॉपर्ली, अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया हर जगह आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपको ये प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिखेगा लेवल, एंड एफिशिएंसी भी एम्प्लॉइज की बढ़ेगी। क्यों क्यों एग्जांपल, एक को कम मिल रहा है, एक को ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज एक ने अच्छा किया इसलिए आपने एक को ज्यादा दिया, और एक ने कम किया इसलिए आपने कम दिया। तो इससे फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसा होगा, जो अच्छा कर रहा था वो और इंस्पायर होगा, और इनकरेज होगा, और अच्छा करेगा, और जो दूसरा देखेगा जिसको नहीं मिल रहा है, वो देख के उसको समझेगा कि नहीं करना पड़ेगा अच्छा, तभी उसको भी अच्छा मिलेगा, तो दैट अदर पर्सन विल आल्सो वर्क प्रॉपर्ली, सिंसियरली। तो ये जरूरी है, ठीक है। यहां तक लिखना काफी है। स्टिल वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग 3 लाइंस। द रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। अब सैलरी कैसे फिक्स करेंगे? किस बातों को ध्यान में रख के? कंसीडरिंग व्हाट यू आर गोइंग टू फिक्स द सैलरी इन योर इंडस्ट्री। स्किल, लोगों की स्किल देख के, एक्सपर्टीज, कौन किसमें एक्सपर्ट है वो देख के, नॉलेज ऑफ वर्किंग, टेन्योर, कब से काम कर रहा है, टेन्योर मींस फ्रॉम व्हेन दैट पर्सन इज वर्किंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिस सिटी में इंडस्ट्री है, जिस सिटी में इंडस्ट्री है, अगर छोटी जगह पे इंडस्ट्री है तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा, अगर बड़े इंडस्ट्री, अगर मुंबई या मतलब कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, पुणे, मुंबई, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा होता है, तो फिर सैलरी तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड भी जरूरी है, मार्केट ट्रेंड भी जरूरी है। ओके, एक मिनट कंफर्म करने, तो आवाज आ रही है कि आप सुन पा रहे हैं स्टूडेंट? आर यू एबल टू हियर मी प्लीज? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, सॉरी, कंटिन्यू कर दे। ओके हाँ, तो बात क्या चल रही थी? कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब जिस सिटी में आपकी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है, एग्जांपल, मैं साइकिल बनाता हूँ, हमारी साइकिल बनाने की कंपनी है, और एक कंपनी साइकिल बनाती है। अब वहां जो है मार्केट में, वो जो कंपनी है वो अपने इंप्लॉय को अच्छा पे कर रही है, अब मैं भी तो वही बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इंप्लॉय को कम पे कर रहा हूँ, तो मेरे अच्छे इंप्लॉय मेरे पास क्यों करेंगे काम, वो वहां चले जाएंगे। अंडरस्टूड? तो मार्केट ट्रेंड क्या है, सैलरी का रेम्युनरेशन किस तरह से दी जा रही है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव वेरी लेस एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, ठीक है ना? ओके, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे बातें, आपको बहुत सारे पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर व्हाइल फिक्सिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द सैलरी। ये प्रिंसिपल है, मतलब इस बात पे ध्यान देना है, सिर्फ सैलरी देना काफी नहीं होता है। यू हैव टू चेक ऑल दिस पॉइंट व्हाइल डिसाइडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ योर स्टाफ्स एंड एम्प्लॉइज। अगर ये नहीं ध्यान दे रहे, देखो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा होता है, हर प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यू कैन नॉट इग्नोर वन प्रिंसिपल एंड गिव मोर फोकस ऑन अनदर प्रिंसिपल। सभी प्रिंसिपल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑल द प्रिंसिपल, देन ओनली यू विल गेट द राइट रिजल्ट, ठीक है? ये सभी प्रिंसिपल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा टू प्रॉपरली मैनेज। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और इसमें से भी इतना बड़ा जो लिखा है उन्होंने, यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, आपको 3 ही लाइन लिखना, याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, पहले मैं डायग्राम बताता हूं,
एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको वर्ड समझने में आसानी होगी। देखो स्केलर चेन का मतलब पहले क्या होता था, जो ऑर्डर आता था, जो भी मैसेज, जो भी इंस्ट्रक्शन आते थे, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड लेवल को देता था, सेकंड को थर्ड देता था, इस तरह से नीचे पास होता था। लेकिन नीचे वाले को कुछ अगर दूसरे डिपार्टमेंट को बोलना होता तो उसको वापस उसी ऑर्डर को ऊपर फॉलो करना पड़ता था, और फिर जाके वो दूसरे डिपार्टमेंट में देता था जो भी मैसेज पहुंचाना है। क्लियर? देखो प्रोडक्शन में कितना माल लग रहा है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को अकाउंट डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, दिस मच मनी वी नीड। तो डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन अगर जहां से मैसेज आया है उसी लाइन से अगर मैसेज जाएगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। डायरेक्टली यहाँ का पर्सन यहाँ के पर्सन से बात करना चाहिए, ना कि वो ऑर्डर में नीचे से वापस ऊपर तक जाएगा मैसेज, फिर ऊपर से वो दूसरे डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे आएगा मैसेज। तो इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ टाइम इज वेस्टेड। तो स्केलर ये तरीका था। तो उन्होंने दूसरा एक तरीका बनाया गैंग प्लैंक। देखो एक नाम दिया उन्होंने, गैंग प्लैंक। अब जैसे डी डिपार्टमेंट को अगर मैसेज देना है जी डिपार्टमेंट को, तो डी को सी बी ए, फिर ऊपर से नीचे आने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। डायरेक्टली जी किसको दे सकता है, उनसे रिलेटेड जो अलग डिपार्टमेंट है जी डिपार्टमेंट, उसको मैसेज जो देना है वो डायरेक्ट दे सकता है, उसको ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं जहां से इंस्ट्रक्शन आए थे नीचे तक। तो ये जो है स्केलर चेन में जो है उन्होंने नया जो चेंजेस लाया है वो गैंग प्लैंक कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। तो ये उस प्रिंसिपल में बताया गया है कि ऐसा बनाओ कि अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट को बताना है तो उस डिपार्टमेंट के पूरा स्केलर हायरार्की से जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैसेज पहुंचा सकते हैं। स्केलर चेन मींस द हायरार्की, हायरार्की मतलब टॉप से नीचे तक, hierarchy of authority from top level to the lower level for the purpose of communication। जब भी कुछ communication करना है तो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर ऊपर से नीचे एक डिपार्टमेंट में आएगा, लेकिन देखो ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, हर एक जगह हायरार्की है। तो हर जगह ऊपर जाके नीचे आने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंसर्न पर्सन, कंसर्न ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। ये होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये इसमें बताने की कोशिश करें। दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ये तो अच्छा है, स्केलर तो अच्छा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन होता है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केल, लेकिन पहले क्या करते थे, बड़े मतलब एक फ्लो रखते थे, हायरार्की जो है बड़ा हायरार्की होता था, स्केलर एक लंबा रास्ता होता था। क्लियर? चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग, पहले ऐसा होता था। फॉर एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल कैसा होता था, जनरल मैनेजर इन्फॉर्म करता था उसका डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, उसके नीचे फंक्शनल मैनेजर आता था, फंक्शनल मैनेजर किसको बताता था, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट्स टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसको बताता था, फोरमैन, एंड फोरमैन किसको, उसके नीचे जो लोग काम करे, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो ये ठीक था, अच्छा था, लेकिन कैसा होता है कभी एक डिपार्टमेंट की बात कम्युनिकेशन करना होता है दूसरे डिपार्टमेंट को, फॉर अवॉइडिंग द लॉन्गर चेन। लेकिन अगर इतना लंबा चेन नहीं करना है, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब बिटवीन वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड। फिर उन्होंने अलग तरह से इस्तेमाल किया, नया उन्होंने प्रिंसिपल में क्या बताया कि डायरेक्ट भी कर सकते, उससे टाइम बच जाता है। ओके, इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज गैंग प्लैंक। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द ऑथोरिटीज। हाँ, लेकिन ऊपर ऑथोरिटी जैसे ए ऑथोरिटी देना चाहिए, बी को देना चाहिए, बी को सी को देना चाहिए कि आप डायरेक्ट भी सी को बोल सकते हैं कि एफ से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। डी एक डिपार्टमेंट का चेन है, जी दूसरे डिपार्टमेंट का चेन है, इन दोनों को एक दूसरे से बात कम्युनिकेट करना है, बात पहुंचाना है, तो डी को सी को बताने की जरूरत नहीं, बी को बताने की जरूरत नहीं, बी को ए को, फिर उसके वहां से नीचे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जी किसको कम्युनिकेट कर सकता है, जी को। ये कौन सा मेथड है, नोन एज गैंग प्लैंक। ये इस स्केलर चेन में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया कि स्केलर चेन अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से भी प्रोविजन रखना चाहिए, विथ व्हाट प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी। तो ये एक उन्होंने बताया कि ये आप फॉलो करो प्रिंसिपल, जो आप कम्युनिकेशन करते हो स्केलर में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोविजन होना चाहिए, जिसको क्या कहा है उन्होंने, गैंग प्लैंक, ताकि एक डिपार्टमेंट का डायरेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकते, उसको स्केलर को फॉलो करने की, लंबा रास्ता फॉलो करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था, इट वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। जस्ट वन मिनट, हाँ,
but to avoid delay or in emergency situation there will be direct communication. It is termed as gang plank. Okay, अब next है 10th, देखो क्या है. ओहो, just a second. 10th point, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. हाँ, ऑर्डर होना जरूरी है, जहां की चीज वहां रखनी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. तो अभी तक हमने 9 प्रिंसिपल फॉलो किए. ये सब प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें फॉलो करना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि वी आर फोकसिंग ऑन दिस प्रिंसिपल और नॉट, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रिंसिपल और नॉट. अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा काम कराना है तो वी हैव टू फॉलो सच प्रिंसिपल. सिर्फ काम नहीं कर सकते. क्लियर? इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अब ये क्या है? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. हाँ, हर चीज की जगह होनी चाहिए और हर जगह में एक कोई चीज रखनी चाहिए. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक जगह होनी चाहिए हर चीज के लिए और हर चीज अपनी जगह में रखना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल, चाहे वो इंसान हो चाहे मटेरियल हो, जो जहां है वो वहां रहना चाहिए. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. चाहे इंसान हो ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मटेरियल हो, वो सही जगह पे सही वक्त पे सही जगह पे होना चाहिए अगर हमें काम का एफिशिएंसी बढ़ानी है. ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब, और सही जगह पे सही जॉब पे भी होना चाहिए. क्लियर? द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, ये प्रिंसिपल पे ध्यान देने के लिए क्यों बात कर रहे हैं? दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन प्रॉपर, ताकि यूटिलाइज उनका सही हो, चाहे फिजिकल मटेरियल हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो. इसका मतलब एक्चुअली उनका मेन क्या है? जहां की चीज वहां रखनी चाहिए. ये बात तो है कि ह्यूमन को भी जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए. और ये तो वन टाइम है, सही इंसान को सही जगह रखो, पोस्ट दो, तो ये तो वन टाइम है. लेकिन ये वन टाइम की बात नहीं कर रहे. ये प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर, होल ईयर, एवरी डे, हर कोई अपने अपने जगह पे रह के अपना अपना काम करना चाहिए, दूसरे के इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे मटेरियल हो चाहे इंसान हो. ये उनका मेन फोकस है, ये समझाना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में. ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है, यहाँ इक्विटी शेयर की बात नहीं चल रही, यहाँ इक्विटी शेयर की बात नहीं चल रही. इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए. मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली. स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं, फेयर होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए अपने जूनियर के साथ. टू द सबऑर्डिनेट while dividing the work, जब काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो वन ऑफ द प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, while dividing the work, और डेलीगेटिंग करना मतलब क्या होता है? काम देना. डेलीगेटिंग द ऑथोरिटीज मतलब क्या होता है? काम देना, वर्क देना, काम देना. डेलीगेटिंग द ऑथोरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स, हर मामले में फेयर होना चाहिए, हर मामले में फेयर होना चाहिए, चाहे काम बांट रहे हो, चाहे ऑथोरिटी डिसाइड कर रहे हो किसको देना है, चाहे सैलरी डिसाइड कर रहे हो किसको कितना देना है. तो इन मामले में फेयर होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी, देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, इक्वल का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसी होना चाहिए. फेयर होना अलग बात होता है, इक्वल होना अलग बात होता है. ठीक है? तो यहाँ बात चल रही फेयर होना चाहिए. जो जितना ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा होना चाहिए, जो कम काम कर रहा है कम होना चाहिए. बाकी बहुत सारी बातें हैं कंसिडर करने के लिए, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, टाइम. क्लियर? ये सब सोच के. ओके, There should not be any discrimination. ना इंसाफी नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम, between the employees. It is also suggested that remuneration should not depend on the department, but at the level on which subordinates are working. किस लेवल, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सैलरी नहीं होना चाहिए, किस लेवल पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सैलरी होना चाहिए. The employees, okay, just a second. Okay, the employees working on the same level but in different department should be paid same wages. अगर लेवल एक है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल एक है सबकी, तो उनकी सैलरी भी एक होनी चाहिए. तो लेवल बड़ी है तो बड़ी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में हो. और अगर लेवल एक है अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन लेवल तो एक है, तो फिर सैलरी भी एक होना चाहिए. दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे बच जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में
नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं रहेगी एम्प्लॉय आते समय डेली वो बात उनके बैक ऑफ देयर माइंड रहेगी एंड दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड दे विल नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली। ओके, ये था 11th पॉइंट इक्विटी का। नेक्स्ट 12th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब वो जो काम करने वाले हैं उनकी लाइफ जो है काम की, टेन्योर जो उनका टाइम है, कितने साल काम करेंगे, उसकी थोड़ा स्टेबिलिटी उनको महसूस होना चाहिए कि स्टेबल है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी उनको निकालने वाले हैं। क्लियर? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, जब भी रिक्रूटमेंट मींस व्हाइल अपॉइंटिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब उनको जॉब दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो ज्वाइन करते समय उनको एक एश्योरिटी देना चाहिए, उनको एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपको लंबे समय के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसे कोई लिख के देने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ फीलिंग आना चाहिए, एक बड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए विद वर्ड्स के और विद एनवायरनमेंट, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट कि यू आर गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ऐसा नहीं कि हम टेम्पररी रख रहे हैं आपको। क्लियर? तो एक उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए, इट देना चाहिए, ये सोचना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। It plays very important role in creating sense of belongingness। फिर वो belongingness create होता है, जो लोग काम करेंगे एम्प्लॉइज, उनके दिल में belongingness का आएगा, वो अपना समझ के करेंगे और लंबे समय अच्छा काम करेंगे। Amongst the employees, insecurity रहा, हमेशा डरते रहे, पता नहीं कब तक है, हम फिक्स है या नहीं, फिर तो वो दूसरा जॉब ढूंढने में लग जाएंगे, वो काम यहाँ कम करेंगे, सोचते कुछ और है कि काम करते समय। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द, फिर एफिशिएंसी खराब होगी ऑफ एम्प्लॉइज, और फिर एडवर्सली क्या होगा, वेयर एज जॉब एडवर्सली उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव तरह से खराब होगी, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी। लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी रहा, उनको ऐसे महसूस हुआ है कि उनकी जॉब सिक्योर है, तो एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर हमारा आउटपुट होगा। ओके, उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ, टोटल 14 पॉइंट्स थे, प्रिंसिपल थे 2 रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट आंसर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, हेनरी फेयल थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल, 2 तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें 14 पॉइंट्स आपको लिखने, हर पॉइंट में 3 लाइन। दिस आंसर यू हैव टू राइट टुडे। कल आपने जरूर 7 पॉइंट लिखा होगा, रिमेनिंग 7 पॉइंट्स 7 प्रिंसिपल हेनरी फेयल के आज लिख देना। 13 है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखो स्टूडेंट, आप इंकरेज करना चाहिए, इनिशिएटिव इंप्लॉइज लेना चाहिए, ये आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि योर सबऑर्डिनेट्स, योर एम्प्लॉइज, योर स्टाफ वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव कब लेंगे, व्हेन यू आर इंकरेजिंग देम, जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे, व्हेनेवर दे आर डूइंग गुड, व्हेनेवर दे आर सजेस्टिंग, जब भी एम्प्लॉइज सजेस्ट करे, पहले तो ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑल कैन सजेस्ट, लोग अपनी राय रख सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और जब भी कोई अच्छी बात रखे, यू शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन। जब ऐसा एक को अप्रिसिएशन मिलेगा तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू टेक इनिशिएटिव, अच्छे अच्छे आइडियाज आगे आके वो बोलना चाहेंगे, विच इज वेरी गुड साइन। तो इनिशिएटिव नहीं ले रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बात क्या चालू है कि ये प्रिंसिपल में क्या बताना चाहते हैं, सी टू इट दैट पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल है। और ये कैसे होगा, जब आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, जब आप उनकी बातें सुन रहे हैं, जब आप जिसने भी दिया उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो बाकी लोग भी देख के क्या करेंगे, दे विल आल्सो टेक इनिशिएटिव, एक्टिव पार्ट। क्लियर? ओके, तो प्रिंसिपल इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटरीली, वॉलंटरी मतलब खुद होके, टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे, इनोवेटिव में तो नयापन वो लाने की कोशिश करेंगे, खुद होके, कोई बताएगा नहीं अरे ये अच्छा तरीका ये भी हो सकता है, वो खुद कोशिश करेगी कि और अच्छी तरह से कैसे करे, इनोवेटिव मींस न्यू वे कैसे करे और अच्छी तरह से, ठीक है। ये ऐसा खुद होके एम्प्लॉइज करेंगे, दैट मींस दे विल टेक इनिशिएटिव। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू टेक इनिशिएटिव, द फ्रीडम टू थिंक, आप अगर फ्रीडम दोगे उस सोचने के लिए उनको, एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज, आप इंकरेज करोगे कि नए आइडिया पे बताओ, करो आप काम, आप वेलकम करोगे न्यू आइडियाज को। On new ideas, encourage employee to take initiative while working on given task, जो भी काम किए हैं उस पे वो और अच्छे करने की, नए तरह से करने की वो कोशिश करेंगे। This initiative should be welcome, अगर आपने वेलकम किया तो ही आगे ऐसा एक ओवरऑल माहौल बनेगा। If you are welcoming such thing, तो वो जनरल माहौल ऐसे ही बनेगा, including through thorough discussion। और ये कब होगा, whenever managers are discussing with the subordinates, manager सिर्फ अंदर नहीं बैठा है, they are coming in between the staff, between the subordinates, speaking with them, discussing with them,
तो उनको भी अच्छा लगेगा एंड दे विल टेक इनिशिएटिव। तो इन बातों पे ध्यान देना है। इनिशिएटिव, आपकी एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेना चाहिए, और नहीं ले रहे तो फिर यू हैव टू टेक स्टेप्स ताकि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करे सो दैट दे आर टेकिंग इनिशिएटिव। ठीक है ना? तो ये आपके लिए जरूरी है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इंक्लूडिंग थोरो डिस्कशन ऑन दोस न्यू आइडियाज, इट आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनेगा कि मिल के बात करते हैं, मिल के सोचते हैं, सबकी बात सुनी जाती है, सबके आइडियाज को कंसीडर किया जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और इसके लिए मैनेजर हैज टू स्ट्राइव। मैनेजर लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा कि लोग वहां के इनिशिएटिव ले। लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स। ये तो फ्रेंच में उन्होंने लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? टीम वर्क आपके यहाँ होना चाहिए, टीम वर्क का कल्चर होना चाहिए। हर कोई एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, हर कोई एक दूसरे के टीम स्पिरिट होना चाहिए। मतलब ये क्या है? एक का सक्सेस पे बाकी लोग भी खुश होना चाहिए। इस तरह का नेचर आपको, इस तरह, देखो बात सब कुछ किस पे आ रही है? ह्यूमंस पे आ रही है, ह्यूमंस के बिहेवियर पे आ रही है। आप ह्यूमन के बिहेवियर को, अच्छा बिहेवियर, बात इतना जो पढ़ रहे हैं आप, हर पॉइंट में देखोगे तो कॉमन बात क्या है? अच्छा बिहेवियर, सिंसियरिटी। कॉमन बात क्या है? चाहे कोई भी प्रिंसिपल लो, उसमें ह्यूमन टच है, उसमें एक अच्छे बिहेवियर की जरूरत है। क्लियर? अब ये बिहेवियर सबऑर्डिनेट्स कब करें? अब ये देखो, ये चीजें सबऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ जूनियर की नहीं चल रही है। वी आर नॉट डिस्कसिंग हाउ टू बिहेव एज ए जूनियर। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जूनियर नहीं डिस्कस कर रहे। वी आर डिस्कसिंग हाउ अ मैनेजर, हाउ टू मैनेज, उसके प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। तो एक सीनियर पोस्ट की बात चल रही है। अब ये सीनियर पोस्ट कैसे मैनेज करेगा लोगों को? मेन लोगों को मैनेज करना है। क्लियर हो गया आपको? अब और वो मैनेज करने का मतलब क्या होता है? एक गुड एथिक्स, मॉरल बिहेवियर, ये बहुत जरूरी है। आपने पिछले हर पॉइंट में प्रिंसिपल में देखा है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? खुद में होगा तभी तो करोगे। If it is not in your own, if you are not having those qualities, how you are going to create those qualities in your surrounding, in your environment, in your subordinates? ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप में वो नहीं हो। तो ये सब सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं है, ये क्वालिटीज हमें होना चाहिए। क्लियर हो गया? तब देखो मार्क्स तो है, लेकिन ये क्वालिटीज होना चाहिए, तभी आपकी एजुकेशन का सही मतलब है। तो हम ये पढ़ किस ले रहे, समझ रहे कि these are the qualities, these are the principles first we should have in ourselves। क्लियर हो गया? एंड फिर हम इस पे ध्यान देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फोकस हो रहा है या नहीं, इस पे काम हो रहा है या नहीं, तब वो रिजल्ट वैसा आएगा। ओके, तो हेनरी फेवल हैज गिवन एम्फसिस, हेनरी फेवल ने इस पे स्ट्रेस दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है ऑन टीम वर्क। टीम वर्क बहुत जरूरी है। स्पिरिट द कॉर्प्स मींस, ये देखो बाकी लोग एमबीए कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जब तक if yourself if these qualities are not having, you are not having these qualities, it's not going to work. You cannot be a good manager। clear हो गया? You can be cunning person, but you cannot bring good output from people if you yourself are not having those qualities। ये quality आप में होना जरूरी है। okay, spirit the corps means union is strength। union means unity, unity is strength। Running any organization in a group, just a second। Okay, running any organization is a group activity। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ये ग्रुप की एक्टिविटी है, अकेला नहीं चल रहे ना, सबको लेके चलना है, सबके साथ काम करना है, तो ग्रुप एक्टिविटी होता है। और ह्यूमन, और उसमें ह्यूमन रहते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट। उसमें मेन तो ह्यूमन ही रहते हैं, एसेट रहते हैं, ये एसेट रहते हैं। मशीन जैसा ये भी एसेट है ह्यूमन भी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कब होगा? जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ऑल एम्प्लॉइज आर वर्किंग एज ए यूनियन, एज ए यूनाइटेड एंड विद म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा रख के करते हैं काम, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। ठीक है? देयरफॉर एज ए लीडर, अब किसका काम है? किसका काम है? लीडर्स, मैनेजर्स। क्लियर? वो अगर अच्छा एनवायरनमेंट देगा, वो मैनेजर अगर अच्छी तरह से खुद रह रहा है, सबसे अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो ये सब चीजें पॉसिबल होगा, उसके सबऑर्डिनेट्स में भी आएंगे। ओके, अगर ये फीलिंग आ गई कि गलत करने से काम होता है, फिर सब गलती करेंगे। लेकिन ये फीलिंग अगर लीडर ने दिया, मैनेजर ने दिया कि सही करने पर ही हम अप्रिशिएट करेंगे, सही तरह से रहने पर ही अप्रिशिएट करेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है? Therefore, as a leader, manager should create a spirit of teamwork। उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम ऑफ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग
एम्प्लॉयज टू अचीव, और अपनी एम्प्लॉयज में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा एक दूसरे की, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इजीली। बहुत बड़ा इतने लाइन्स नहीं लिखना है, इसमें से शॉर्ट करके 3 लाइन लिख दो, कुछ भी शॉर्ट करके मतलब की बात लिख दो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, मैं भूल जाऊंगा, हैंडराइटिंग अच्छी लिखना बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है ना और आप कुछ भी लिखोगे ना, कॉमर्स आर्ट्स में 60% मिलते हैं, और स्कूल्स में कुछ भी लिख के आओगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना 60 मिलते। लेकिन हम 60 वाले थोड़ी ना है, और हमें कुछ भी थोड़ा करना, हम पढ़ रहे किस लिए, हमें समझना है इसलिए पढ़ रहे, और हमें टॉपर होना है। क्लियर हो गया आपको? हमें कुछ भी नहीं लिख के आना है। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा हैंडराइटिंग नहीं लिखोगे, मैं बोल रहा हूं, और आपने समझ के एजुकेशन लिया है, साल भर आपने समझ के पूरा स्टडी सिलेबस कवर किया है, ठीक है, और आपने लिखा भी बहुत अच्छा है, पूरा आंसर लिखा है, लेकिन हैंडराइटिंग अगर खराब है तो 60 पे आ जाओगे। क्लियर? क्योंकि जो पेपर चेक करते हैं पहले वो हैंडराइटिंग से इंप्रेशन लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? नो डाउट, कुछ भी लिख के आओगे अच्छे हैंडराइटिंग में तो 60 के ऊपर नहीं जाओगे, लेकिन अगर अच्छा भी मतलब पूरा आंसर लिखोगे लेकिन हैंडराइटिंग खराब रहेगी तो 60 पे जरूर आओगे। क्लियर हो गया? तो आउट ऑफ लेने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट होना जरूरी नहीं, अच्छी तरह सीखना जरूरी नहीं, अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करना भी मस्ट है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो अपने अपने हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, डेली ध्यान दो। हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के 2-3 पॉइंट्स हैं। किसी किसी की हैंडराइटिंग इसलिए गलत होती है, खराब होती है, क्योंकि पेन जो पकड़ने का ग्रिप है वो प्रॉपर नहीं होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन आपके साथ अगर किसी की हैंडराइटिंग खराब है तो the way the person is holding, the student is holding the pen, that can be one of the reason. Second, अभी कोई पेन थिन होता है, कोई थिक होता है, कोई ज्यादा थिक होता है, कोई थिन होता है, उससे भी फर्क पड़ता है। एंड थर्ड, हैंडराइटिंग खराब है। इनमें से कोई एक वजह है, आपको उस पर ध्यान देना है और हैंडराइटिंग पे काम करना है, तभी टॉपर आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो खराब हो जाएंगे हमारे। क्लियर? तो ये इस पे भी रोज काम किया करो। Okay. Finally, above 14 principle of Henry Fayol are very useful to manage the organization. ऊपर के 14 points बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को efficiently मैनेज करने के लिए और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। efficiently मतलब होता है कम में ज्यादा, effective का मतलब होता है असरदार, result oriented, what we wanted to achieve we are achieving, that is effective. These are also supportive to functions of management. ये और भी मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी लॉजिकल, ये बहुत लॉजिकल प्रिंसिपल है, राइट है, एंड देयरफॉर आर इसलिए एप्लीकेबल, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ योर फेवरेट गेम लाइक क्रिकेट, यू विल फाइंड ईच एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन फेयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप कोई भी अगर डिस्कस करते हैं, अगर हम भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि क्रिकेट जो टीम जीतती है, सपोज वर्ल्ड कप जीत गई, तो वो टीम में क्या क्या बातें थी, अगर आप देखोगे तो ये 14 प्रिंसिपल उसमें जरूर रहेगा, तभी उन्होंने वो अचीव किया रहेगा। इस तरह से वो बोल रहे हैं। दैट्स ऑल। अभी इस टॉपिक में एक ही आंसर रहा। अभी हमने हेनरी फेयोल का डिस्कस किए थ्योरी। देयर इज वन मोर थ्योरी, जस्ट अ सेकंड, देयर इज वन मोर थ्योरी। इस आंसर में लास्ट थ्योरी बचा है। 2 ही थ्योरी थे उसमें, थ्योरी मतलब कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। तो पहले हमने हेनरी फेयोल का देखे, टुमारो इसका लास्ट थ्योरी है, इस चैप्टर का लास्ट आंसर है। फ्रेडरिक, विंसलो, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ गया है, न्यूज समझ में आ गया है, सब कुछ आप समझ गए हैं। विनाश कुछ लिखे, विनाश ने, सर ये आंसर का वेटेज कितना है? विनाश ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, थोड़ा 1 महीना रुकना पड़ेगा कितने मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, मिनिमम 10 मार्क्स है, मिनिमम 10 मार्क्स है, क्योंकि इस टॉपिक जो हमने आज कल खत्म करेंगे इंशाल्लाह, इसमें क्या आंसर मेन थे। एक तो क्या था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर दूसरा आंसर क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर तीसरा आंसर क्या था, छोटा आंसर था मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये पहला था एक्चुअली, और फिर मेन आंसर क्या था, हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या थ्योरी, फिर क्या था, विंसलो का। बस इसमें इतने क्वेश्चंस है। बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से हो गए? 4 है, बड़े बड़े क्वेश्चन 4 है। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहला था, वो ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं रहेगा, लेस देन 10 रहेगा। फिर सेकंड जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, वो भी लेस देन 10 रहेगा।
ये थ्योरी जो है थोड़ा ज्यादा मार्क्स ले आ सकती है, 12 to 15 मार्क्स आ सकती है। वंस द फॉर्मेट अभी इस महीने क्लियर हो जाएगा तो हम समझ पाएंगे 12 मार्क्स के लिए आएगा क्या 15 मार्क्स के लिए आएगा। हाँ, लेकिन आप इस तरह से प्रिपेयर मत करो। हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस 14 प्रिंसिपल हमें मालूम होना चाहिए और हर प्रिंसिपल में 3 लाइन लिखने की पोजीशन में हमें रहना चाहिए। अगर कम मार्क्स के लिए आया तो 2 लाइन लिख देंगे, 1 लाइन लिख देंगे, अदरवाइज 3 लाइन हम रेडी रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड मिनास। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेस लेक्चर। डू स्प्रेड विथ योर फ्रेंड्स, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वी नीड एक ग्रुप हमें जरूरी है इकोनॉमिकल होने के लिए फॉर द होल ईयर। ये जरूर आप अपने क्लास, ये दिस इज योर क्लास नाउ, ड्रीम ट्यूशन को जरूर इसका अवेयरनेस क्रिएट करो। इफ यू आर बेनिफिटिंग, डू कॉपरेट ड्रीम ट्यूशन को स्प्रेड करने के लिए इन ऑल द सिटीज इंशाल्लाह। Okay friends, thank you for attending today's lecture. If you are any doubt, you can ask me later on also on WhatsApp. आप कांटेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बुक ठीक से कंप्लीट करो। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, प्रिपेयर, बी रेडी फॉर सैटरडे टेस्ट। सैटरडे के लिए रेडी रहो। कुछ सम्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, लेकिन सैटरडे को हमें टेस्ट लेना ही है। ये ऑफलाइन से अच्छा होना है हमारा, ऑफलाइन से अच्छा हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं इंशाल्लाह। कि लोग परेशान हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये मुश्किल में भी हम अच्छा रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी तरह से इसको कंप्लीट हमें साल में कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड डे स्टूडेंट्स।